गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के आधारभूत तत्व के अंतर्गत आज हम पूंजी संरचना यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय की सफलता में वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में वित्त ही प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का जीवनदायी तत्व होता है, परंतु वित्त के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे अंश, ऋण पत्र, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, बैंक और जनता से जमाएं स्वीकार करना। अतः व्यवसायिक को यह निर्धारित करना पड़ता है कि व्यवसाय में कितनी राशि अंश पूंजी के रूप में लगाई जाएगी तथा कितनी राशि ऋण के रूप में ली जाएगी। अगर हम अन्य किसी शब्दों में बात करें तो पूंजी के विभिन्न स्रोतों को किस किस अनुपात में उपयोग में लाया जाए, यह तय करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रक्रिया को ही पूंजी संरचना का निर्माण करना कहते हैं। यानी कि किसी भी फर्म को जब का गठन किया जाता है तो उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और उस पूंजी जो आवश्यकता होगी उसका अनुपात क्या क्या होगा, कितनी पूंजी जो फर्म के मालिक हैं वो लगाएंगे, कितनी पूंजी अंश के द्वारा ली जाएगी, कितनी बैंक से लोन लिए जाएंगे, इन सभी बातों का जो निर्धारण किया जाता है और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे पूंजी संरचना कहते हैं। तो सबसे पहले हम पूंजी संरचना का अर्थ हम परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो अर्थ के रूप में अगर हम बात करें तो किसी भी संस्था की कुल दीर्घकालीन पूंजी में विभिन्न वित्तीय स्रोतों के अनुपात को निर्धारित करना ही पूंजी संरचना करना है। यानी कि किसी भी संस्था की कुल दीर्घकालीन पूंजी, यानी कि जो अल्पकालीन पूंजी है यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, दीर्घकालीन पूंजी यानी कि लंबे समय तक एक जिस पूंजी की आवश्यकता होगी उस पूंजी के लिए किन किन वित्तीय स्रोतों का क्या अनुपात रहेगा, उनसे किस किस अनुपात में पूंजी ली जाएगी, यह तय करना या ये निर्धारित करना ही पूंजी संरचना कहलाता है। अब अगर हम परिभाषाओं के रूप में बात करें तो जो सबसे पहली जो परिभाषा है वह है वेस्टर्न तथा ब्राइन के अनुसार। इन दो लेखकों ने लिखा है कि पूंजी संरचना किसी भी संस्था का स्थायी वित्त प्रबंधन है जो दीर्घकालीन ऋणों, अधिमान तथा समता अंशों के रूप में दिखाई देता है, किंतु इसमें अल्पकालीन साख या ऋणों को सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ समता अंशों में समता पूंजी, पूंजी आधिक्य तथा धारित आयों का शेष सम्मिलित है। यानी कि इन दो लेखकों ने जो बात कही है वो दीर्घकालीन ऋणों के रूप में या दीर्घकालीन जो वित्तीय की आवश्यकता एक संस्थान को होती है उसके रूप में कहा है और उसको परिभाषित किया है। इसमें अल्पकालीन ऋणों को और जो साख है उसको सम्मिलित नहीं किया है। सेकंड जो परिभाषा है वो है गटनबर्ग के अनुसार। उन्होंने वह संक्षिप्त परिभाषा में बात कही है कि पूंजीकरण के लिए जारी की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकारों तथा अनुपातों को ही पूंजी संरचना कहते हैं। यानी कि पूंजीकरण, किसी भी संस्था का जब पूंजीकरण किया जाता है यानी कि दीर्घकालीन रूप में जिन पूंजी या कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उनके लिए जो व्यवस्था की जाती है, विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकारों तथा अनुपातों का तय करना ही पूंजी संरचना कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वित्तीय संरचना किसी भी व्यावसायिक संस्था के दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों को प्रदर्शित करती है। पूंजी संरचना प्रक्रिया किसी अंश में विभिन्न वित्तीय स्रोतों के अनुपातों के निर्धारण की प्रक्रिया है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किसी संस्था के दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में अंश पूंजी, ऋण पत्र तथा ऋणों आदि का कितना कितना उपयोग किया जाएगा। यानी कि एक संस्था को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए कितनी अंश पूंजी की आवश्यकता है, कितने ऋण पत्र और कितने ऋण बैंक से लिए जाएंगे या वित्तीय संस्थानों से लिए जाएंगे, इसका अनुपात पहले से ही तय किया जाना आवश्यक है और इस पूरी प्रक्रिया को ही पूंजी संरचना करना
कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक संस्था में जब पूंजी संरचना की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे जो उनको दो भागों में विभक्त करके हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है आंतरिक तत्व और दूसरा है बाहर यानी कि बाहर के तत्व यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो पहला जो पॉइंट है आंतरिक तत्व, उसमें पहला पॉइंट है व्यवसाय की प्रकृति, यानी कि संस्था के व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकती है। यदि संस्थाएं निर्माणी कार्यों में लगी है तो उनके पास मशीन, यंत्र, कारखाने आदि के रूप में पूंजी संपत्तियां अधिक होंगी, जबकि दूसरी ओर व्यापारिक कार्यों में लगी संस्थाओं के पास इस प्रकार की संपत्तियां कम होती है। इनकी अधिकांश पूंजी कार्यशील पूंजी के रूप में होती है। इसीलिए निर्माणी संस्थाएं आसानी से इन संपत्तियों को बंधक रखकर बहुत बड़ी राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है तथा ऋण पत्र जारी कर सकती है, जबकि व्यापारिक संस्थाएं बहुत सीमित राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है। दूसरा जो पॉइंट है वह व्यवसाय का प्रकार यानी कि साइज ऑफ बिजनेस। छोटे आकार की संस्थाओं की साख भी सीमित होती है, अतः उन्हें अंश पूंजी पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जबकि बड़े लेवल की जो संस्थाएं होती हैं या वृहद स्तरीय जो संस्थाएं होती हैं उनकी जो साख होती है वो भी बड़े लेवल पर होती है और उनकी स्थायी संपत्तियां भी अधिक होती है, अतः उन्हें ऋण भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मध्यम आकार की संस्थाओं में प्राय अंश पूंजी तथा ऋण पत्र में बहुत अधिक संतुलन पाया जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है आय की नियमितता तथा निश्चितता। संस्था की भावी आय की नियमितता तथा निश्चितता की संभावना भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि किसी संस्था की भावी आय पर्याप्त तथा नियमित होने की संभावना है तो ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं, किंतु यदि भावी आय की नियमितता पर संदेह हो तो समता अंश पूंजी पर ही निर्भर रहना उचित रहता है। अतः जिन संस्थाओं के व्यवसाय में अधिक जोखिम होती है अथवा उनके उत्पादों की मांग में कभी भी परिवर्तन होने की संभावना होती है या भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, उन संस्थाओं को अंश पूंजी पर अधिक निर्भर रहना होता है। अगला पॉइंट है पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी के विभिन्न स्रोत होते हैं, उनकी लागत भिन्न भिन्न होती है, अतः पूंजी स्रोतों का चुनाव या उनका मिश्रण इस प्रकार करना चाहिए कि न्यूनतम औसत लागत पर पूंजी प्राप्त हो सके, यानी कि कम से कम आपको आपकी लागत आए उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए। अगला है जोखिम यानी कि रिस्क। पूंजी संरचना को जोखिम तत्व भी प्रभावित करता है। जब स्थायी पूंजी लागतें ऋणों पर ब्याज बढ़ती है तो व्यवसाय की जोखिम भी बढ़ती है। अतः अगर व्यवसाय अधिक जोखिम उठाने की स्थिति में न हो तो ऋण एवं पूंजी के अनुपात का पूर्ण संतुलन रखना चाहिए, किंतु अगर व्यवसाय की लाभदेयता अच्छी हो तो ऋणों की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक तत्व के अंतर्गत संस्था की संपत्ति का ढांचा यानी कि प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। संस्था की स्थायी संपत्तियां तथा चल संपत्तियों का अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। जिन संस्थाओं में स्थायी संपत्तियां अधिक होगी ऋण आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। चल संपत्तियों को बंधक रखना कठिन होता है, अतः ऋण की राशि बहुत कम उपलब्ध होती है। जिन संस्थाओं में चल संपत्तियां अधिक होती हैं उन्हें समता पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि उन्हें इक्विटी शेयर पर ही ज़्यादा निर्भर रहना होता है। अगला है संस्था की आयु यानी कि एज ऑफ इंस्टीट्यूशन। कम आयु की संस्थाओं में जोखिम अधिक होती है तथा बाजार में उनकी ख्याति भी अपेक्षाकृत कम होती है, फलतः उन्हें ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाई आती है, अतः इन्हें अंश पूंजी पर ही अधिक निर्भर रहना होता है। पुरानी ख्याति प्राप्त संस्थाएं ऋण पत्रों या ऋणों से धन प्राप्त कर सकती है। ये संस्थाएं ऋण का पूंजी से अधिक अनुपात आसानी से तय कर सकती है। अगला है व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस। व्यवसाय पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि संस्था के प्रबंधक अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं तो वे अपने साधनों के अनुसार समता अंश पूंजी जारी कर सकते हैं। इससे अधिकांश समता अंश अपने नियंत्रण में रखकर संस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। शेष आवश्यक वित्त की पूर्ति पूर्वाधिकार अंशों तथा ऋण पत्रों का निर्गमन करके
कर लेते हैं। अगला है भावी योजनाएं यानी कि फ्यूचर प्लान्स। संस्था की भावी विकास एवं विस्तार की योजनाएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं। यदि व्यवसाय के विस्तार या विकास की भावी योजनाएं हैं तो प्रारंभ में समता अंशों से ही पूंजी प्राप्त करनी चाहिए। बाद में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। इससे व्यवसाय पर नियंत्रण भी रहेगा तथा सुविधा के अनुसार लाभांश तथा ब्याज का दायित्व भी बढ़ाया जा सकता है। अगला है प्रबंधकों की क्षमताएं, यानी कि अगर जितने प्रबंधकों की क्षमताएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। कुछ प्रबंधक अधिक जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं तो कुछ सामान्य जोखिमें उठाने तक ही सीमित रहते हैं। जब उनमें जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है तो संस्था के विकास पर विस्तार के लिए ऋणों का दायित्व भी उठा लेते हैं। इसलिए प्रबंधक अगर उच्च क्षमता वाले होते हैं तो उन्हें वित्त का प्रबंध करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्किंग। जो व्यवसायी या प्रबंधक व्यवसाय के संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं वे कभी भी विस्तृत समता पूंजी में विश्वास नहीं करते। वे समता अंश पूंजी उतनी ही जारी करते हैं जितनी पूंजी से वे व्यवसाय पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। शेष वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति वे ऋणों या ऋण पत्रों या पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से ही करते हैं। अगला है परिचालन अनुपात। परिचालन व्यय या खर्चों का शुद्ध विक्रय की राशि से अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। इसकी गणना करने के लिए बेचे गए माल की लागत तथा उस पर किए गए परिचालन व्यय, श्रम एवं प्रशासनिक व्यय, विक्रय तथा वितरण व्यय के योग में शुद्ध विक्रय राशि का भाग देकर प्राप्त की जा सकती है। अगला है समता व्यापार की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समता पर व्यापार की नीति भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। कुछ प्रबंधकों व्यवसायियों की यह नीति होती है कि वे व्यवसाय में अल्प समता पूंजी रखें तथा ऋणों की मात्रा बढ़ाकर अधिक लाभ कमाएं। चूंकि ऋणों पर एक स्थायी खर्च ही आता है अतः वे यह सोचते हैं कि लाभों में से ब्याज के स्थायी खर्च को घटाकर से सभी लाभों के लिए वे स्वयं अधिकारी हो जाएंगे। इससे समता अंशों पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगला है दंती अनुपात की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशो। कुल पूंजी में समता पूंजी तथा ऋण पूंजी के बीच के अनुपात को दंती अनुपात कहते हैं। यदि समता पूंजी कम और ऋण पूंजी अधिक है तो उच्च दंती अनुपात होता है। इसके विपरीत जब ऋण पूंजी समता अंश पूंजी से कम होती है तो निम्न दंती अनुपात होता है। सट्टे की प्रवृत्ति वाले व्यवसाय प्राय उच्च दंती अनुपात रखते हैं और इसके फलस्वरूप समता अंश पूंजी पर उनका अधिकार होता है। अंशों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाते हैं और सट्टे से लाभ कमाते हैं। स्टूडेंट दूसरा जो फैक्टर है बाह्य तत्व यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर, उसमें पहला पॉइंट है पूंजी बाजार का वातावरण। पूंजी बाजार का वातावरण पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। विकसित एवं तेजी के पूंजी बाजार में अंशों का विक्रय करना आसान होता है। ऐसे में अंशों का मूल्य भी काफ़ी ऊंचा रहता है अतः अंशों का निर्गमन करना बहुत आसान होता है, परंतु मंदीकालीन में अंशों का विक्रय करना कठिन होता है। फलतः पूंजी के लिए ऋणों तथा ऋण पत्रों पर ही निर्भर रहना होता है। दूसरा है विनियोजकों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इन्वेस्टर। बाजार में विद्यमान पूंजी विनियोजक भी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। जब बाजार में पूंजी विनियोजक जोखिम उठाने को तैयार हो तो समता अंशों का निर्गमन आसानी से किया जा सकता है, परंतु यदि विनियोजक डरपोक स्वभाव के हों तथा निश्चित नियमित एवं सुरक्षित आय चाहते हों तो ऋण पत्र जारी करना ही सर्वदा उपयुक्त रहता है। अगला है वित्तीय संस्थाओं की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाएं पूंजी संरचना को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं। ये संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाओं की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक निर्धारित ऋण पूंजी अनुपात रखने पर जोर देती है। इसी प्रकार ये संस्थाएं अपनी दीर्घकालीन सहायता के एक भाग को समता अंश पूंजी में परिवर्तित करने के विकल्प की शर्त भी रखती है। ऐसे में पूंजी संरचना एवं संस्थाओं की शर्तों एवं नियमों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। फोर्थ जो पॉइंट है बाह्य तत्व का वो है प्रचलित कानून तथा नियम।
देश के प्रचलित नियम तथा कानून भी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में पूंजी निर्गमन अधिनियम है। इसके अंतर्गत समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र आदि के निर्गमन की व्यवस्थाएं तय की गई हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार एक संस्था के प्रधान को कार्य करना होता है। अगला है आयकर की दरें। देश में प्रचलित आयकर की दरें भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं। ऋण एवं ऋण पत्रों के ब्याज को व्यवसाय की आय में से घटाने का अधिकार होने पर संस्थाएं इन्हें अधिक जारी करती हैं। फलतः पूंजी संरचना में ऋणों को अधिक महत्व दिया जाता है। 6 पॉइंट है पूंजी निर्गमन की लागत। अभिगोपन कमीशन, दलाली, ऋण पत्रों का बट्टा, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम, ब्याज की दर आदि पूंजी निर्गमन की लागतें हैं। ये लागतें भी पूंजी संरचना को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। 7वां पॉइंट है व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं। पूंजी संरचना करते समय व्यवसाय के विस्तार योजनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि भावी विस्तार की योजनाएं हैं तो प्रारंभ में अंश पूंजी कम रखनी चाहिए तथा ऋण पूंजी अपेक्षाकृत अधिक रखनी चाहिए। इससे विनियोजकों को अधिक लाभ मिल सकेगा और वे संस्था के भावी विस्तार कार्यक्रमों के लिए अधिक पूंजी को आसानी से उपलब्ध कर सकेंगे। एंड जो लास्ट जो पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर का, वो है बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा। यानी बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। जिन संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है उन्हें अंश पूंजी कठिनाई से प्राप्त होती है। उन संस्थाओं में लाभों की अनिश्चितता होती है, अतः ऐसी संस्थाओं के समता अंश बेचना कठिन होता है। इसीलिए उन्हें ऋण पत्रों तथा ऋणों से ही अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करना होता है। परंतु सामान्य प्रतिस्पर्धा वाले उद्योग की संस्था को अंशों के निर्गमन से भी धन प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि पूंजी संरचना की परिभाषाएं क्या होती हैं, अर्थ क्या होता है और पूंजी संरचना को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।